शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहले नंबर का जो एडिटोरियल यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये एडिटोरियल बात करता है भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटी यदि खोली जा रही है तो उसको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कौन कौन से कंपटीशन करने पड़ेंगे, चुनौतियाँ और अवसर की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल बताता है कि भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटी ब्रांच कैंपसेस भारत के लिए हाईली कॉम्पिटिटिव हायर एजुकेशन लैंडस्केप में अपनी जगह अच्छे से आसानी से नहीं बना पा रहे हैं। कितना ज़्यादा ये मुश्किल है, इसके ऊपर ये चर्चा करता है। भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटी ब्रांच कैंपस को अट्रैक्ट करने को लेकर के काफ़ी डिबेट चल रही थी, खास करके 2023 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, जिसको बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है, नियम कानून बनाने का काम करता है। तो इसने कुछ नियम कानून लाए, कुछ ने अपनी शॉप सेटअप कर ली है। मतलब 2 ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी, जिसमें डीकन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग गुजरात के गिफ्ट सिटी में एंड यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन गुरुग्राम दिल्ली के पास, ये लोग अपना कैंपस लगा चुके हैं। हाल के महीनों में ये मोमेंटम और भी बढ़ते जा रहा है। पिछले हफ्ते 5 विदेशी संस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इलिनियोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इटली के इंस्टीट्यूटो यूरोपो डी डिज़ाइन को मुंबई में कैंपस एस्टेब्लिश करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दे दिए गए हैं। अब हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, उनके लिए एक अवसर है कि अब वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर लें। यहाँ पर दिक्कत ये पैदा हो जाती है कि यहाँ पर हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को ज़्यादा स्टूडेंट मिले तो फिर यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करने लग जाए। विदेश में इनको कम स्टूडेंट मिलते हैं, इसलिए ये लोग ज़्यादा शोषण नहीं करते हैं, पार्टिकुलरली फ़ीस के मामले में। ठीक है, या ऐसा हो सकता है इनको स्टूडेंट ही ना मिले, लोगों को हो सकता है इनके ऊपर भरोसा ना हो, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ही वो ज़्यादा पढ़ाई करें। हालांकि जो अर्ली इंडिकेटर हैं वो ये बताते हैं कि डीकन और वोलोंगोंग, जिन्होंने पिछले साल क्लास चालू कर दी हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, जो छात्रों की अपने पहले बैच का स्वागत करने जा रहे हैं, शायद बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। एडमिशन की घोषणा ज़्यादातर इसेंशियल डिटेल्स जैसे कि फैकल्टी और अन्य जो की पेमेंट है, इनके बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के पहले ही कर दी गई कि आपके पास वास्तव में टीचर कौन पढ़ाएगा, कि इंडियंस को ही बैठाल के पढ़वा रहे हैं, विदेशी कोई टीचर ही नहीं। जबकि ये रैपिड पेस, स्ट्रॉन्ग इंटेंट और इंथाउज़म उत्साह का संकेत दे रही है, ये बहुत सारी चिंताओं को भी पैदा करती है। इसीलिए इतने ज़्यादा उत्साहित होना भी ठीक नहीं है। बात करते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो ब्रांच को फेस करने पड़ेंगे। रोटी बनाओ को नहीं बेटा, ले जाओ निकला। ग्लोबली ट्रांसनेशनल एजुकेशन मतलब दूसरे देश की यूनिवर्सिटी का हमारे देश में ओपन होना। अंतर्राष्ट्रीय करण ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण बोल सकते हैं। ये एक इंक्रीजिंगली अनसर्टेन लैंडस्केप को नेविगेट कर रही है, पार कर रही है। ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए ब्रांचेस इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे कठिन ग्लोबल इन्वायरमेंट में से एक हो सकता है। द कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज यूनिवर्सिटीज़ ब्रांचेस ग्लोबली, मतलब एक ऐसे देश की बात करें जिसने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अपनी ब्रांचेस खोली हैं। इसमें बात करते हैं अमेरिका के। तो जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे हायर एजुकेशन पर हमलों के कारण कंप्लीट डिसएरे, मतलब पूरी तरह से अस्त व्यस्त सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है। ये भी एक रीज़न है कि वो लोग वहाँ से दूसरे देशों में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन के ऊपर वहाँ की सरकार काफ़ी दबाव डाल रही है।
इलियोनिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो डिसीजन रहा है कि हम इस्टेब्लिश करेंगे एक कैंपस इंडिया में, ठीक है, तो इसको एक एक्सेप्शन के तौर पर हम देख सकते हैं, एक अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ तक कि भारतीय बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक इंस्टीट्यूशन को भी बहुत सारी जो डोमेस्टिक चुनौती है उसका सामना करना पड़ेगा। एक जो मेजर इशू रहता है वो भारत के हाईली कॉम्पिटिटिव हायर एजुकेशन लैंडस्केप को आप कैसे करके कंपटीशन दोगे। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशन हैं जो कि सीख करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में आर नॉट टॉप टायर स्कूल इन देयर ओन कंट्री। मतलब हमारे देश में जो संस्थाएं आ रही हैं, कॉलेज आ रहे हैं, वो अपने देश के टॉप कॉलेजेस में शामिल नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे देश के रईस लोगों के लिए एक प्रकार से ये एक अच्छा विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रांच कैंपस का एक मार्केट ड्रिवन मॉडल का पालन करते हैं जो कि हाई डिमांड फील्ड जैसे कि बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ठीक, इनमें लोगों को ट्रेनिंग देते हैं या फिर डिग्री प्रोवाइड करते हैं। इनका जो सब्जेक्ट रहा है वो कहना चाहिए बिजनेस है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम है, जबकि ये अप्रोच फाइनेंशियली स्ट्रेटजिक हो सकता है, ठीक है। नैरो एकेडमिक फोकस उन्हें भारत के बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से अलग ना पहचानने योग्य बनाने का जोखिम उठाता है। यदि इनका जो पाठ्यक्रम है एकदम संक्षेप में रहेगा, बहुत कम सब्जेक्ट रहेंगे, तो जाहिर सी बात है इनको तगड़ा कंपटीशन इंडियन यूनिवर्सिटीज से मिलने वाला है। इसलिए जो रियल चैलेंज है वो है क्लियर एकेडमिक आइडेंटिटी स्थापित करना। यदि आप क्लियरली अपनी जो एकेडमिक आइडेंटिटी है उसको नहीं बताते हैं विद्यार्थियों के सामने में, तो बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट नहीं लेंगे, ठीक है। इनको मिल डिप्लोमा प्रोवाइड करने से थोड़ा आगे सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये उनके लिए जोखिम भी हो सकता है कि हम जो फील्ड पढ़ा रहे हैं आगे फ्यूचर में वो चीज़ कितनी सक्सेस हो पाएगी, बच्चों को रोजगार दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। भारत में पहले से ही रिनाउंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब हमारे देश के जो सरकारी संस्थान हैं ये आधुनिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो अपने ग्लोबल इंगेजमेंट और रिसर्च कैपेबिलिटीज़ के बारे में जाने जाते हैं। इसके अलावा भारत में जो रईस लोग हैं, इसके अलावा जो मीडियम इनकम वाले बच्चे हैं, साथ ही साथ यदि हम बात करें अर्धकुलीन निजी यूनिवर्सिटीज़ की संख्या हमारे देश में बढ़ते जा रही है। मतलब ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि बच्चों को अच्छे रेट में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग इंडियन सहयोग, विदेशी सहयोग के माध्यम से भी कहना चाहिए अपने प्रोग्राम चलाते हैं। ये लोग डबल डिग्री प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार के एनवायरनमेंट में फॉरेन ब्रांच कैंपस केवल अपने ब्रांड की ताकत पर बच्चों को कैसे करके खींच पाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है। अब ऐसे ब्रांचेस जो ऑलरेडी से खुल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, उसमें एक कंसर्निंग ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर उनकी डिस्प्रोपोर्शनेट रिलायंस, मतलब मार्केट स्ट्रेटजी के ऊपर वो लोग ज़्यादा निर्भर करते हैं। मतलब ये लोग वही चीज़ पढ़ाना चाहते हैं जो मार्केट में उनको दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन ये सब्सटेंस का सब्स्टिट्यूट विकल्प नहीं हो सकता है। छात्र और माता पिता इंक्रीजिंगली डिस्कर्सिंग, मतलब वो काफ़ी समझदार हैं, बच्चे भी समझते हैं, माँ बाप भी समझते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वे फैकल्टी क्रीडेंशियल, करिकुलम डिज़ाइन, इंडस्ट्री रिलेवेंस और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को जांचते परखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे।
एक बात हम यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ है भारत में अपना कैंपस क्यों खोलेंगे। तो नॉर्मली इंडियंस लोग ये सोचते हैं कि यदि हम राइट पार्टनर को सिलेक्ट कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो ग्लोबल नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज़ है कई सारे रीजन से भारत में अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, जैसे कि मोटिवेशन, क्या चीज़ उनको मोटिवेट करेगी। इसमें यदि होस्ट कंट्री या फिर संस्थान उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, या फिर फंड के तौर पर काफ़ी मेजर इंसेंटिव दे रहे हैं, तो वो लोग अपने यहाँ पर ब्रांच खोल सकते हैं। सेकंड नंबर की बात होती है कमाई करना। कुछ मामलों में उनकी जो प्राइमरी मोटिवेशन होती है वो होता है पैसा कमाना। जैसे कि दुबई में कई सारी ब्रांचेस के उदाहरण से हमें साफ पता चल जाता है। इसके बाद छात्रों की भर्ती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ किसी देश में अपनी उपस्थिति स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम हमारे देश तक ही सीमित ना रहें, हम विदेशों से भी छात्रों को खींचें, ठीक है, ताकि उनका जो होम कैंपस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो सके। अगला वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या बने हुए हैं जो कि इजराइल को इस प्रकार से अटैक करने से रोक सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो पूरे देश की कंट्रीज़ हैं वो लोग क्या सोचते हैं इजराइल ईरान मामले के बारे में, इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आर्टिकल बताता है कि जब कोई देश गंभीर उल्लंघन करता है तो उसे इंटरनेशनल कानून के अंतर्गत हमें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी स्टेट कंडक्ट की लेजिटिमेसी को तय करने का मुख्य फ्रेमवर्क माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं इसकी आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल जो अटैक कर रहा है उससे डर रहे हैं। कई सारे देश इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों की वैधता पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत वैध हैं या नहीं हैं। बात करते हैं यूएन चार्टर का आर्टिकल 24। इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ ऑफ फोर्स पर रोक लगाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आप सेल्फ डिफेंस में फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अनुमति आर्टिकल 51 के अंतर्गत दी गई है। ये आर्टिकल बोलता है यदि कोई देश आर्म अटैक करता है तो कोई भी देश आत्मरक्षा में फोर्स का उपयोग कर सकता है, लेकिन ये नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांतों का पालन करते हुए होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वकील मार्को मिलानोविच के अनुसार किसी देश के द्वारा फोर्स के प्रयोग की जो लेजिटिमेसी है कि उसने सही किया कि गलत, ठीक, ये भी कानूनी अवधारणा पर डिपेंड करती है। यदि केवल आप हमला कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं, तो इजराइल के द्वारा बल का वर्तमान उपयोग किया जाना गलत है, क्योंकि ईरान या फिर नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया था, जिसके चलते चलते आप ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसीलिए इस व्याख्या के अनुसार इजराइल ने जो फोर्स का यूज़ किया है वो गलत है और ये एग्रेशन के बराबर है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत ये एक वार क्राइम माना जाता है। बात करते हैं प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस, अब क्वेश्चन यह जाता है कि क्या इजराइल की सैनिक कार्यवाही को प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस आप मान सकते हैं। मतलब देशों को आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार है, जो अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर में हो सकता है, उसके पहले ही मैं अटैक कर देता हूँ। आप ये कह सकते थे क्या। ये तर्क दिया जाता है कि ईरान परमाणु हथियार डेवलप करने की क्षमता के करीब है और एक बार जब वो परमाणु हथियार बना लेगा तो वो इजराइल को नष्ट कर देगा, ठीक है, जैसा कि उसके नेताओं ने कसम खाई है। लेकिन रियल में
ईरान के खिलाफ अपने युद्ध को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ पूर्व खाली आत्मरक्षा के रूप में सही ठहरा रहा है। मतलब इजराइल कह रहा है कि परमाणु हथियार बना के मेरे ऊपर हमला कर देगा, उससे पहले ही मैं इसके ऊपर अटैक कर देता हूँ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये चीज़ काफ़ी विवाद से भरी हुई है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 51 इसका खंडन करता है। दूसरी तरफ रोजलिन हिंगिंस जैसे इंटरनेशनल जो वकील हैं उनका कहना है किसी स्टेट को आत्मरक्षा के लिए आर्म्ड फोर्सेस हमला होने तक इंतज़ार करने के लिए मजबूर करना वो भी व्यवहारिक नहीं होता है। एक और यहाँ पर घटना है जिसका उल्लेख किया जाता है 1837 की कैरोलिन घटना। इस घटना में ब्रिटिश सेना ने एक अमेरिकी जहाज़ पर हमला किया था जो विद्रोहियों को हथियार दे रहा था। इसी से कैरोलिन सिद्धांत का जन्म होता है। कैरोलिन सिद्धांत बोलता है कि आप पहले से ही अटैक कर रहे हैं, अटैक करने के पहले ही, किसी देश ने अटैक नहीं किया उसके पहले ही कर दे रहे हैं। तो ये दावा करने वाले देश को ये साबित करना होगा कि आत्मरक्षा की ज़रूरत, सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत इंस्टेंट एंड ओवरवेलमिंग थी, बहुत ज़रूरी थी, और उसके पास में साधना के चुनाव और विचार विमर्श के क्षण को छोड़े बिना, लीविंग नो चॉइस ऑफ मीन्स एंड नो मोमेंट ऑफ डेलिब्रेशन, मतलब बातचीत करने का मेरे को मौका ही नहीं मिला। साथ ही इस्तेमाल किया गया जो बल है उतना ही होना चाहिए जितना सामने वाला कर रहा है। ऐसा नहीं कि सामने वाला मिसाइल छोड़ रहा है और आप परमाणु हथियार छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद दूसरी जो बात करी जाती है इंटरनेशनल लॉ में, वो होती है इमिनेंट से रिलेटेड। मतलब इमिनेंट का यूज़ हम कब कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस है इसके लिए प्री एमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमिनेंट के यहाँ पर दो अर्थ बताए जाते हैं। पहले नंबर की बात ये है संकीर्ण अर्थ, मतलब रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमला किया गया है टेम्पोरली प्रॉक्सिमेट है, मतलब अभी होने ही वाला है, अबाउट टू हैपन। इस व्याख्या में समय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यदि तुरंत होने वाला है तो ठीक है। सेकंड नंबर में आ जाता है एक्सपेंसिव मीनिंग। इसमें हमला भविष्य में कभी भी हो सकता है। तो राइटर का कहना है कि आसन इमिनेंट के अर्थ को स्वीकार करने से, यदि आप एक्सपांसिव मीनिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जो पावरफुल स्टेट हैं उनको सिर्फ अनुमान के आधार पर एक तरफा अटैक करना इसकी छूट दे देता है। ये आर्म एग्रेशन को बढ़ाएगा, जो कि यूएन चार्टर के फॉरबिडिंग द यूज़ ऑफ फोर्स के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। मतलब इजराइल ने जो किया है वो गलत है। ये व्यापक अर्थ कैरोलिन सिद्धांत के भी अनुरूप नहीं है, जो आत्मरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए एमिनेंट का यदि आप बोलें एक्सपेंसिव मीनिंग को आप उठाएं तो ये गलत हो जाता है। इजराइल के मामले में यदि हम बोलें तो देखिए, इजराइल को अपनी सेल्फ डिफेंस, ठीक है, अपनी सेल्फ डिफेंस को सही ठहराने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि ईरान से जो हमला था वो एमिनेंट था, मतलब तुरंत वो हमला करने वाला था। लेकिन इजराइल ऐसा बोल रहा है कि वो तो परमाणु हथियार बनाएगा फिर हमला करेगा, उसके पहले ही मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये इंटरनेशनल कानून का समर्थन नहीं करता है।